स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आज की क्लास आपकी बड़ी ही शानदार, मज़ेदार और जानदार, धुआंधार होने वाली है। तो आज की क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, आपको हमारी क्लास में समझाए गए सारे कॉन्सेप्ट यूजफुल लगते हैं, ट्रिक्स अच्छी लगती है, हमारी क्लास देखने के बाद में फिजिक्स के सवाल करते समय आपकी अप्रोच में इम्प्रूवमेंट होता है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिजिक्स के सवालों को सॉल्व करने की इच्छा जागने लग जाती है, फिजिक्स का डर खत्म हो जाता है, आपका लेवल 0 से हीरो वाला हो जाता है। तो हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास में भी हम हमेशा की तरह वही एक करने वाले हैं जो हमेशा करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, ट्रिक्स बताई जाएगी, 0 से हीरो वाले लेवल तक आपको हर एक एक छोटी छोटी चीज़, हर एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पॉज करके आपको जो भी नोट्स वगैरह लिखना है आप नोट कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का वेग समय ग्राफ होगा। अब ध्यान से देखना सवाल क्या क्या बोल रहा है, बस इस पर थोड़ा समय ध्यान देना है ना। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी सबसे पहले ऊपर की ओर बात चल रही है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, ये लो, बस एक बार ये लीजिए, ये लो। ऊपर की ओर फेंका जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये मेरा लेवल समझ लेता हूँ, धरती का लेवल, ठीक है। किसी भी चीज़ को, मान लो गेंद है, इसको ऊपर फेंका गया है, ठीक है। अब वस्तु का वेग समय ग्राफ होगा। अभी मैं आपको इन चारों ग्राफ के बारे में एक एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, वेग समय ग्राफ, पहले वेग समय ग्राफ को देखो। मैं वेग समय ग्राफ आपको बना बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वेग और समय ग्राफ, इसमें पहली जो कंडीशन है भाई, जब v की वैल्यू 0 हो, जब v क्या हो, 0, यानी वस्तु जो है उसका वेग ही 0 हो। जब उसका वेग 0 होगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। सही बात है क्या? ध्यान से समझ लेना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैं इसका ग्राफ दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। वेग ही 0 है तो ग्राफ में कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, वेग की वैल्यू मैं कांस्टेंट से स्टार्ट कर लेता हूँ। वेग की वैल्यू क्या है आपकी? कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, वेग की वैल्यू कांस्टेंट होगी ना भाई, तो ए जिसका मतलब होता है dv अपॉन dt, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। यानी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन कितना होगा? 0 होगा। एक और बात बताता हूँ, इसका और क्या मतलब है। मैं थोड़ा पेन का जो है ना ये थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखो, इसका एक मतलब हो रहा है, इसका इसका मतलब होता है जब आप वेग समय ग्राफ खींचो, वीटी ग्राफ है ना, उसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ, स्लोप यानी ढाल, ढाल जो होगा वो ए कहलाएगा, ठीक है। वी और टी का जो ग्राफ होगा उसका जो ढाल होगा, ढाल का मतलब जो लाइन तुम यहाँ खींचने वाले हो बीच में, वो ढाल को बताती है। ग्राफ में जो भी लाइन आएगी, इस लाइन की वैल्यू ए को शो करेगी। किसको शो करेगी? ए को शो करेगी। बहुत बेसिक बात है लेकिन आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, ये ढाल की बात भी हो गई कि वीटी ग्राफ का जो ढाल होगा, जो स्लोप होगा, वो आपको किसको बताएगा? त्वरण को बताएगा। आई मेरी बात समझ में क्लियर? एक बात और ध्यान से देख लेना, मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। यदि मैं dt को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा a dt और यहाँ पे आ जाएगा dv, ठीक है। अभी इधर दोनों साइड इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दूँ, dv यानी छोटा वेग, कम वेग, इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा वेग बोल दूंगा मैं इसको, और इधर आ जाएगा a dt, ठीक है। तो v का फॉर्मूला इंटीग्रेशन a dt आ गया। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, एरिया ऑफ ग्राफ। अब कौन सा ग्राफ? यहाँ देखो a dt किस किस के बीच का ग्राफ है? a के और t का। 80 ग्राफ का जो एरिया है ना भाई, 80 ग्राफ का एरिया वो किसको देता है? वेलोसिटी को बताता है। यानी एक चीज़ से आपको दो चीज़ें पता लग गई। पहली, dv अपॉन dt, ये डिफ्रेंशिएशन फॉर्म है, अवकलन की फॉर्म है, जिसका मतलब होता है स्लोप, या मैं ढाल भी कह सकता हूँ। तो v और t ग्राफ का जो ढाल आएगा ना वो a को बताएगा। बट जब मैं इसको इंटीग्रेशन में लेता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन में लेता हूँ, इस जगह देखो यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है ग्राफ का एरिया। और ग्राफ किस किस के बीच में होना चाहिए? तो ए के और टी के बीच में है। तो जो
ए और टी के बीच का जो भी ग्राफ आएगा, मान लो मैं ए और टी का ग्राफ इधर कोने में दिखाता हूँ, ऐसे ए और टी का ग्राफ मान लो ऐसे बन गया, तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा ना, ट्रायंगल का जो एरिया होगा, वो सीधा सीधा वी की वैल्यू को शो करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए आई बात समझ, मैं इनको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो मेन बातें आपकी क्लियर हो गई। अब देखो हमारे सवाल से रिलेटेड हम कुछ छोटी बातें और करते हैं। देखो जब भी डिपेंड करता है कि आपका जो ए है वो जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं है, वो सबसे पहले मायने रखता है, ठीक है। तो आप जब भी वी और टी का ग्राफ खींचेंगे, ये तो हमें पता ही लग गया कि इसमें जो भी लाइनें मैं खींचूंगा बीच में वो ए को शो करेगी। किसको शो करेगी? ए को शो करेगी। अब मैं अलग अलग केस दिखाता हूँ, ठीक है। देखो जब ए की वैल्यू कांस्टेंट हो, जब ए की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट यानी फिक्स। ए की वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब क्या है? डीवी बटा डी टी, यानी डीवी बाई डी टी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो भी क्या है? कांस्टेंट। ये मतलब होता है यानी जितना वी में चेंज हो रहा है भाई उतना ही टी में चेंज हो रहा, और दोनों की वैल्यू फिक्स आ रही। मतलब वी एक चेंज हो रहा तो टाइम भी एक चेंज हो रहा, यदि वी दो चेंज हो रहा तो टाइम भी दो चेंज हो रहा, वापस कट के वन नहीं आ रहा, ऐसा। तो इसमें जो ग्राफ बनता है ना भाई वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसे ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और यहाँ ए की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। आई मेरी बात समझ में? चलिए मैं अभी सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको क्लियरली, ठीक है। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है यहाँ पर, ठीक है। आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, फिर आराम से आपको करने में थोड़ी सवाल करने में आसानी रहेगी। अब देखिए मैं इधर का थोड़ा रफ कर देता हूँ, इतना तो आपको समझ में आया होगा। ग्राफ के बारे में बात चल रही है ना, इसलिए पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे देखो, यदि ए की वैल्यू कांस्टेंट ना हो तो भाई, ए की वैल्यू बार बार बदल रही हो तो, है ना, ए की वैल्यू फिक्स नहीं हो तो, चलिए तो जब ए कांस्टेंट नहीं है, ए कांस्टेंट नहीं है तो डिपेंड करता है ए की वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे हो कि नेगेटिव ले रहे हो। ए की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो कि नेगेटिव ले रहे हो। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ही समझना। मान लो आपकी एक गाड़ी है ऐसे, और इसका वेग इधर है, वेलोसिटी इधर है। वी की वैल्यू मैंने अपने हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन में मान रखी है, और इधर का डायरेक्शन मैंने क्या मान रखा है? पॉजिटिव मान रखा है। क्या मान रखा है? पॉजिटिव। तो यदि ए भी इधर है तो ए का डायरेक्शन भी क्या मानना पड़ेगा? वो पॉजिटिव। इस केस में वी की वैल्यू बढ़ जाएगी भाई। वी और ए सेम डायरेक्शन में होंगे तो वी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। और यदि यही कार, यहाँ आगे बना देता हूँ, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, क्योंकि एक का डायरेक्शन पीछे की ओर है, यानी ए का डायरेक्शन नेगेटिव है। तो नेगेटिव डायरेक्शन है, इसका मतलब वी के अपोजिट है। वी इधर है तो ए इधर है। अपोजिट का मतलब इसको पीछे की साइड खींचा जा रहा है, और पीछे की साइड खींचा जा रहा है तो स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ग्राफ भी ऐसे ही बनेंगे। तो जब ए की वैल्यू पॉजिटिव ले ली जाए, पॉजिटिव का मतलब समझ गया ना, वी का मतलब तो मैं पॉजिटिव पहले से ले रहा हूँ, है ना। केस नंबर एक की बात चलिए, वी की वैल्यू तो मैं पॉजिटिव ही मान रहा हूँ, ए की वैल्यू भी पॉजिटिव मान रहा हूँ, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वी की वैल्यू बढ़ेगी और एकदम तेजी से बढ़ेगी, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। और यदि इसको परवलयाकार ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। और यदि परवलया बोलो, पैराबोला बोलो, है ना। और यदि मान लो आपकी ए जो है वो आपने नेगेटिव ली है, नेगेटिव का मतलब केस नंबर 2 वाला, ये केस नंबर 2, यहाँ पर देखो ये केस नंबर 2, यानी वी का डायरेक्शन तो पॉजिटिव है बट ए का डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट है तो वी की वैल्यू घटेगी, और घटेगी तो कुछ ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। अब हमारे पास ग्राफ नंबर 1 देखो, यहाँ पर ये 1 नंबर है कोने में, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। तीनों केस बता दी मैंने आपको कैसे कैसे लगने हैं। अब बात है पूछा क्या गया है, सवाल है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकना है, गेंद को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर। अभी मैं इधर कोने में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ये आपकी एक गेंद है, इसने आपको ऊपर की ओर फेंक दिया, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऊपर की ओर जब फेंकते हैं ना भाई, तो नीचे की ओर धरती अपनी ओर खींचती है, तो गुरुत्वीय त्वरण लगता है जी, और जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यानी आप एक फिक्स त्वरित दिशा में गति कर रहे हैं, सॉरी एक निश्चित त्वरित दिशा में गति कर रहे हैं, और उसमें आपका जो त्वरण है वो भी कांस्टेंट है। जी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट बोल सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कांस्टेंट बोल सकते हैं। और जब भी त्वरण कांस्टेंट होता है, वेग समय ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, जो कि मैंने यहाँ पे ग्राफ नंबर 1 में बता रखा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना भाई, ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। परवलय नहीं हो सकता, दीर्घवृत्त नहीं हो सकता, अति परवलय नहीं हो सकता। परवलय बनाने के मैंने 2 तरीके बता दिए। अति परवलय जल्दी से बनता नहीं है,
दीर्घवर्ण जल्दी से बनता नहीं है। ठीक है, ये बच गए। अब आपके दोनों केस 1 और 3, 3 कब कब बनेगा मैंने आपको बता दिया। केस नंबर 2 जब होगा और केस नंबर 3 होगा तो ग्राफ नंबर 3 बनेगा, यानी पर वाले ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा ग्राफ कैसे बनते हैं। ग्राफों के सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कॉन्सेप्ट आए तो ग्राफ के सवाल हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, दो ट्रेनें दो समांतर रेलवे ट्रैक्स के अनुदिश समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक एक चीज को मैं ध्यान से दिखा देता हूँ। मेरे पास दो ट्रेन है, ये एक ट्रेन ऐसे है, ठीक है, और विपरीत दिशा में चल रही है, तो एक की दिशा में इधर मान लेता हूँ, और एक ट्रेन ऐसे है, इसकी दिशा में इधर मान लेता हूँ, ये मान ली मैंने। अच्छा, दो ट्रेनें अनुदिश समान चाल से चल रही है तो इनकी स्पीड को मैं वी मान लेता हूँ, दोनों की को। यदि हवा यू चाल से ट्रैक के अनुदिश बह रही है, अब ट्रैक किधर है, ट्रैक 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 मैं इधर मान लेता हूँ, ट्रैक ये लो, ये इधर ट्रैक है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन में का मान लेता हूँ, हवा का मान लेता हूँ, और हवा जो है उसकी स्पीड क्या है, यू। एयर की स्पीड क्या है, यू है। ठीक है, हवा के सापेक्ष ट्रेनों के आपेक्षिक वेगों का अनुपात, अब यहाँ पर दे रखा है आपेक्षिक वेग का अनुपात। अभी मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये आपेक्षिक वेग क्या होता है, पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, है ना। आपेक्षिक गति समझते हैं सबसे पहले, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। ये क्या होती है, अभी आप ध्यान से समझना। मान लो एक गाड़ी है मेरे पास, ठीक है, ये गाड़ी है, इसमें कोई बंदा ए बैठा हुआ है, इसी में एक बंदा बी बैठा हुआ है, दोनों बंदे इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ये 20 स्पीड से आगे की ओर जा रही है, और एक बंदा सी यहाँ धरती पे खड़ा हुआ है। अब आप ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। जब ये सी ए और बी को देखेगा, जब ये सी ए और बी को देखेगा तो ए और बी से आगे जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, ए और बी दिखाई देंगे, आगे जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। जबकि ए और बी इस सी को देखेंगे तो सी ने पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, सी ने पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। चूंकि यह आदमी धरती पे खड़ा है तो इस गाड़ी का जो वेग है, ये जो गाड़ी है जिसका जो वेग है वो इस आदमी के हिसाब से नापा गया है, इस हिसाब से नापना होता है, माना जाता है। कैसे, मान लो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है भाई ये 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, 10 मीटर। कहाँ से जाएगा 10 मीटर, भाई ये पॉइंट सी है ना, इससे 10 मीटर जाएगा, ये लो, और ये गाड़ी यहाँ आके रुक जाएगी, 1 सेकेंड बाद ए और बी यहाँ पहुंच जाएंगे। अब सी को पता है कि ए और बी कहाँ गए, आगे की साइड, और ए बी को ये लगता है कि सी किधर गया, पीछे की साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप को रुका हुआ मानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली में कौन रुका हुआ है, एक्चुअली में रुका हुआ है सी। इसलिए जो ये वी जो स्पीड है इसको हम बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या बोलते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे खड़े आदमी को क्या फील हो रहा है वो। अभी ध्यान से समझना, अभी ए और बी की मैं बात करूं तो ए और बी आपस में जब भी देखेंगे, भाई ए और बी जब भी आपस में देखेंगे ये एक दूसरे को रुका हुआ ही पाएंगे। आप देखो यहाँ पे, जब ए और बी यहाँ पे थे शुरुआती बिंदु पर तो भी एक साथ थे, और यहाँ पे पहुंच गए तो भी एक साथ है, यानी ए के कंपेयर में बी जो है वो रुका हुआ है, या बी के कंपेयर में ए जो रुका हुआ है, और ए जो है वो रुका हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। यानी स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, यानी ए को क्या फील हो रहा, तो बी का वेग ए को फील हो रहा 0, वैसे ही ए का वेग बी को भी क्या फील हो रहा 0। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग। जब किसी गाड़ी या किसी बस में आप जाते हो तो आपको दुनिया की सारी चीजें चलती हुई दिखती है, लेकिन बस में बैठे हुए आदमी आपको रुके हुए दिखते हैं। असलियत में वो रुक नहीं रहे, असलियत में उनका वेग बस के वेग के बराबर ही है, लेकिन आप भी बस में है, वो भी बस में है, तो आपके रेस्पेक्ट में वो रुके हुए हैं, जबकि जो धरती पे खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में वो चल रहे हैं। यही आपेक्षिक वेग कहलाता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, जब भी हम किसी के रेस्पेक्ट में वेग निकालते हैं ना भाई, वी बी माइनस वी, तो जब डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो हम इसको सीधा लिखते हैं वी बी प्लस वी ए, वी बी प्लस वी ए। मैं बी की स्पीड निकाल रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, यानी ए को क्या फील हो रहा है बी को देखकर, ए को बी की स्पीड कितनी नजर आ रही, दोनों गाड़ी में बैठे हुए ना, और यदि सेम डायरेक्शन में होते हैं ना भाई तो हम लिखते हैं वी बी माइनस वी ए। अपोजिट में होंगे
तो आपको प्लस लिखना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना। ये मैटर यहाँ से थोड़ा सा हटा दो, ठीक है। अरे सवाल ही गायब हो गया, मैं वापस लाता हूँ सवाल को, ठीक है। मैं इसको ऐसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, समझ में आया होगा, थोड़ा सा समझने का ही खेल है बस। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा, ये ऐसे कहना चाह रहा कि अब मेरी ये जो गाड़ी है, हाँ ये वाली, एक नंबर लिख देता हूँ मैं इसको। क्या नंबर लिख देता हूँ? एक नंबर। इसको क्या, कौन सी गाड़ी लिख देता हूँ? 2 नंबर। तो एक नंबर देखो हवा के साथ जा रही भाई, हवा के साथ। यहाँ पे मान लो बंदा ए बैठा हुआ है कोई, उस ए को हवा की स्पीड कितनी नज़र आएगी? उस ए को हवा की स्पीड कितनी नज़र आएगी? उसको नज़र आएगी गाड़ी की स्पीड माइनस हवा की स्पीड। सेम डायरेक्शन में होते तो क्या होता है? सेम डायरेक्शन में होते तो अभी बताया था अपन ने, माइनस होता है। सेम डायरेक्शन में होते तो क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो गाड़ी में ए बैठा हुआ है, गाड़ी नंबर 1 में जो ए बैठा हुआ है, उसको दुनिया की चलती हुई चीज़ें कैसे दिखेगी? सेम डायरेक्शन में होगी तो उनको स्पीडों को घटा देना है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो जोड़ देना है, ठीक है। तो ए बंदे को हवा जो कि उसी के डायरेक्शन में है वो होगी v माइनस यू की फीलिंग आएगी उसको, ठीक है। ये लो, ये मैं इसके लिए लिख रहा हूँ। अच्छा इसके लिए भी लिख देता हूँ, जो 2 नंबर में आदमी बैठा हुआ है बी, ये बी जो है वो हवा के विपरीत आ रहा है, तो बी को जो स्पीड दिखाई देगी हवा की वो देगी v प्लस यू। चलती गाड़ी में जो आदमी बैठा हुआ है उसको अपोजिट वस्तु तेजी से आती हुई दिखाई देती है, यानी उस केस में स्पीड जुड़ जाती है। अब देखो ये क्या कहते हैं, हवा के सापेक्ष ट्रेनों के अपेक्षिक वेगों का अनुपात 1:2 है। अब देखो यहाँ वेग बढ़ रहा छोटा है, यहाँ वेग बड़ा है, यहाँ वेग घट रहा है, सॉरी यहाँ वेग बढ़ रहा है। वेग बढ़ेगा कब? इधर आओ, जब v प्लस यू होगा तब। और घटेगा कब? कब होगा? जब v माइनस यू होगा तब। समझ में आ रहा है? जुड़ेंगे तो संख्या बढ़ती है। तो इन दोनों का अनुपात दे रखा हमने को, v प्लस यू v माइनस यू, ये अनुपात दे रखा है 1:। मैं कैसे लिख देता हूँ आपकी इच्छा हो जैसे, वैसे अगले ने मेरे को 1:2 दे रखा है, तो एक आएगा, छोटा ऊपर लिखना पड़ेगा ना, तो ऐसे लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूज ना हो। v माइनस यू v प्लस यू, ये दे रखा है 1:2। सॉल्व करते हैं, वजन गुणा करते हैं, तो इसको 2 को ऊपर गुणा करूँगा तो ये बनेगा 2v माइनस का 2u। इसको इधर गुणा करूँगा तो ये बनेगा v प्लस यू। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो v माइनस यू, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, सॉरी गलत लिख दिया। ये v लेके आऊँगा तो 2v माइनस वी बराबर, ये 2u को इधर लेके जाऊँगा तो u तो है ही, और ये 2u प्लस का हो जाएगा, 2v में से एक v गया तो v बचा, और v बराबर बच जाएगा 3u। बस हो गया मेरा सवाल सॉल्व। और इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट आएगा ना भाई तो ये सवाल कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। जरूर शेयर, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और आप कमेंट करिएगा क्योंकि हमें आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमसे छूट गया है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप रिकमेंडेड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, हम उस पर पर्सनली आपके लिए एक वीडियो उस पर ज़रूर बनाएंगे, हर कॉन्सेप्ट पे आप बताइए बस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक वस्तु को 45 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है तथा दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के गिराने के ठीक 2 सेकंड बाद यू वेग से नीचे फेंका जाता है। हम एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वस्तु लिख देता हूँ, 1 नंबर के बारे में। ये वस्तु को यहाँ से गिरा रहे हैं। जब भी किसी वस्तु को फ्रीली गिराया जाता है ना तो उसका प्रारंभिक वेग 0 माना जाता है। ये वस्तु नीचे की साइड आएगी और यहाँ पर गिर जाएगी नहीं आगे। ये मैंने अर्थ मान ली, धरती मान ली। इसकी हाइट कितनी है? 45 मीटर, ठीक है। इसके 2 सेकंड बाद, थोड़ा टाइम निकल गया, एक दूसरी वस्तु को फेंका गया। हाइट वही रहेगी बट अब की बार यू वेग से फेंका उसको, मतलब यहाँ पर तो है ना, पहले केस में तो एकदम हाथ से छोड़ दिया बस, तो प्रारंभिक वेग 0। यह है ना थ्रो करके फेंका गया एकदम, इसलिए यहाँ पर स्पीड यू दी गई है।
और ये दोनों एक साथ समय एक ही टाइम पर नीचे पहुंचती है, ये भी यहाँ पर आती है, ये भी एक ही टाइम पर पहुंचती है। टाइम दोनों का सेम है, यानी T1 इक्वल टू T2। हाइट भी वही है 45 मीटर। हमसे पूछा गया यू का मान, कोई बात नहीं। इस केस में भी धरती का जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लेगा, इसमें भी धरती का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लेगा। क्लियर है? अब देखो, आप न्यूटन की गति के समीकरण काम में लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, ठीक है, उसी से काम हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास और भी काफ़ी ऑप्शन है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी होते हैं। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एच दिया हुआ है, जी मुझे पता है, यू मुझे पता है, टी मुझे पता चाहिए। तो आप गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? तो मैं आपको तीनों समीकरण लिख के देता हूँ। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो इसमें है ना v चाहिए अपने को, अंतिम वेग यहाँ पर गिरते समय क्या वेग आएगा ये चाहिए। अंतिम वेग यहाँ पर धरती पे v की वैल्यू कितनी आएगी, गिरते समय कितना वेग आएगा। अब ये वेग हमें पता नहीं है, तो हम ना इक्वेशन 1 यूज़ कर सकते हैं, ना इक्वेशन 3 यूज़ कर सकते हैं, ओनली इक्वेशन 2 यूज़ कर सकते हैं। आगे मेरी बात सुनिए, ठीक है। यहाँ से मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ। एस को मैं ऐसे ले लेता हूँ, यू टी प्लस हाफ, एक ही जगह में हम जी लिखेंगे, बाद में लिख दूंगा, चलो 80 स्क्वायर। अच्छा हाइट, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना भाई, तो देखो मैं जब भी नीचे की साइड आता हूँ ना, तो मैं नीचे के साइन को नेगेटिव मानता हूँ और ऊपर वाले सभी साइन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। ठीक है, आपकी इच्छा हो तो नीचे वाले को आप पॉजिटिव मान सकते हैं, उल्टा मान सकते हैं, नीचे आप ले सकते हैं प्लस, ऊपर ले सकते हैं आप माइनस, ठीक है, या फिर मेरे जैसे चल सकते हैं। मैं नीचे वाले को नेगेटिव मानता हूँ, ठीक है। तो नीचे की साइड आ जाए तो एच की वैल्यू माइनस की होगी, प्रारंभिक वेग आपका जीरो हो गया। अच्छा हाफ ए की वैल्यू जी हो गई तो आने की, लेकिन ये भी नीचे की ओर है, तो जी भी का हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा ये नेगेटिव साइन यहाँ लगा दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टी स्क्वायर माइनस एच बराबर, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, एच बराबर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालिए, देखो ध्यान से, दो को मैं इधर ले जाता हूँ, ये बन जाएगा 2h अपॉन में जी, ये जी नीचे आ जाएगा और टी का जो है रूट हट जाएगा और ये बन जाएगा। टाइम की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी आपके पास, रूट 2h अपॉन जी। हमेशा याद रखो, हमेशा, बहुत काम की चीज़ है। अच्छा वी निकालने का भी फॉर्मूला है, देखो यहाँ से आप वी निकाल सकते हैं, गिरते समय कितना वेग आएगा। जब आप नीचे गिर रहे हो ना, तो आप जब फ्री मूव कर रहे हो, फ्री फ्री समझते हो ना, जब प्रारंभिक वेग यू जीरो दे रखा हो, तो सीधा टाइम का फॉर्मूला ये लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा गिरते समय क्या वेग आएगा आपके पास, उसका फॉर्मूला भी निकाल के देता हूँ। तो यहाँ पे आप वी स्क्वायर रहने दीजिए, प्रारंभिक वेग को जीरो कर दीजिए, और देखो 2, एक की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा माइनस का जी, और एस की जगह माइनस का एच, हाइट लिखनी पड़ेगी। तो वी स्क्वायर बराबर आपके पास होता है 2gh, और वी बराबर बच गया √2gh। बस यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि ज़मीन पर आते आते जिस हाइट पे भी आप चाहते हैं उस हाइट पे वेग कितना होगा। समझ में आया? चलिए अब हमारे सवाल पे आते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी देखो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अभी तो खासकर ये इंपॉर्टेंट है, केवल ये वाला, ठीक है, पहला वाला। चलिए भाई अब मैं केस नंबर 1 की बात करता हूँ। केस नंबर 1, इस केस नंबर 1 से मुझे ये पता लगा कि भाई साहब नीचे जो भी वस्तु आ रही है उसको कितना टाइम चाहिए, गिरने में कितना टाइम लगेगा, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2h अपॉन जी, 2 की जगह 2 ले लिया, हाइट मेरी 45 है, जी मेरी 10 है, तो टी बराबर 90 बचा 10, इसका भाग दिया √9, और टाइम की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 सेकेंड। यानी पहले केस में जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है उसे आने में कितना टाइम लग रहा, 3 सेकेंड लग रहा। अच्छा इसमें थोड़ी सी गलती हमने कर दी सवाल पढ़ते समय कि T1 और T2 बराबर है, ऐसा तो कुछ इसने कहा नहीं था, हाइट बराबर है, सॉरी ये गलती हुई गेम से है ना, हाँ कोई बात नहीं। चलो 3 सेकेंड आ गया। अब सवाल देखो क्या कह रहा है, पहली वस्तु को जब आपने गिराया है भाई, उसके ठीक 2 सेकेंड बाद, उसके ठीक 2 सेकेंड बाद, उसके ठीक 2 सेकेंड बाद की बात है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको गिराया, पहली वस्तु को गिराया होगा, है ना, पहली वस्तु को गिराया होगा, उसके 2 सेकेंड बाद, है ना, 2 सेकेंड बाद। अब देखो
अगला एक चीज और कह रहा है, नीचे की ओर फेंका गया है। चलो भाई फेंक दिया हमने यहाँ पे। दोनों वस्तुएं साथ आ रही जमीन पे, दोनों वस्तुएं क्या आ रही, साथ में आ रही भाई। क्लियर है मेरी बात, दोनों वस्तुएं क्या आ रही, साथ में आ गई। ठीक है कोई बात नहीं। अभी देखो साथ में आ रही का मतलब क्या हुआ, यदि इस वस्तु को 3 सेकंड लग रहा है, 3 सेकंड बाद ये जमीन पे है, तो ये वस्तु भी उसी समय जमीन पे होनी चाहिए। क्योंकि इसको 2 सेकंड बाद आपने फेंका था, तो जो T2 है ना वो कितने सेकंड लेगा, केवल 1 सेकंड है। समझ में आई नहीं है मेरी बात, आप ध्यान से समझिए इस बात को, कि पहला बंदा किसी चीज़ को फेंकता है, वो यहाँ 3 सेकंड में पहुंचते ही नीचे। उसी समय थोड़ी देर बाद में, इसके फेंकने के बाद में दूसरा बंदा फेंक देता है किसी चीज़ को, और वो भी फिक्स टाइम यहीं पे आके गिरती है, सेम एक साथ। अब वो फेंकता है 2 सेकंड बाद, तो 3 सेकंड में नीचे आती है, फेंकने के 2 सेकंड बाद ये फेंकता है, तो बचा कितना, केवल 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये जमीन पे आ जाएगी। बस अब मुझे ये चेक करना है कि इसको किस वेग से फेंका गया था, तो मैं इसको मिटा के सही कर देता हूँ। किस वेग से फेंका गया था ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा एस वाला फॉर्मूला है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यानी माइनस का 45, नीचे की साइड आ रहे हो आप, प्रारंभिक वेग माइनस का यू, टी कितना है 1 सेकेंड, प्लस हाफ, एक ही जगह में -10 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, -45 यू। माइनस का क्यों लिया मैंने, भाई साहब आप नीचे की साइड आ रहे हो इसलिए, अभी समझ में होंगे। माइनस का यू, 1 से गुणा करोगे ये आएगा। अच्छा ये -10 यहाँ गुणा होगा तो माइनस, इससे मैं काट देता हूँ, यहाँ आ गया 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये बच गया 5। ठीक है, चलिए इसको मैं इधर ले आता हूँ घुमा फिरा के, तो -45 प्लस के 5 बराबर माइनस का यू। 45 में से 5 गया तो कितना हुआ, 40, माइनस का यू, माइनस से माइनस भी काट दिया, यू की वैल्यू होगी 40, यानी हम 40 मीटर बटा सेकंड से फेंके थे उसको। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कैसे सवाल बनते हैं। अप्रोच तभी क्लियर होगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है ना भाई, तो लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो माथा घूम जाता है, बट फिर भी थोड़ा सा अपने किस्मत की पेटी को बांध के रखिए, बेल्ट को बांध के रखिए, जिस दिन खुलेगी उस दिन सीधा सिलेक्शन लेके जाओगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर का है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था और हमसे छूट गया था जाने अनजाने गलती में, ध्यान नहीं रहा, तो हमने इसको इस वाले चैप्टर में ले लिया। ये डायमेंशन वाले लेसन में आता है वैसे। ठीक है, तो जर्नल देखो क्या बोला गया, यदि वेग, समय और बल की आधार राशियों को चयनित की जाए। आधार राशियों का मतलब है फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिखा जाए। किस रूप में, फंडामेंटल के रूप में, यानी मूल राशियों के रूप में लिखा जाए, तो द्रव्यमान की विमा निकालनी है। अच्छा ऐसे सवाल जो है ना वो ज़्यादातर नीट में या फिर एयरफोर्स में आते हैं, ऐसे सवाल जेई में भी आते हैं। ठीक है, तो कई लोगों को तो आते होंगे जिन्होंने नीट वीट की तैयारी की है, अदरवाइज यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो लिखने का तरीका समझ जाना बस, जो चाहिए कैसे लिखते हैं इस टाइप के सवालों को करने के लिए क्या तरीका है। देखो देखिए आपको बस वो लिखना है एक साइड तो जिसकी तुम्हें विमा चाहिए, यानी एक तरीके से मुझे द्रव्यमान की विमा चाहिए, मास की चाहिए, तो मैं इधर मास लिख दूंगा। ठीक है, लिख दिया, बराबर का साइन लगा देना। इधर वो सब लिखना है ब्रैकेट में जिन पर ये डिपेंड करती है, जिन पर ये निर्भर करती है, जिनको आपने मूल राशि माना है। मूल राशि किस किस को माना है, वेग को माना है। देखो तो मैं यहाँ पे वेग लिख देता हूँ। मुझे पता नहीं कि द्रव्यमान का फॉर्मूला जब भी मैं वेग के रूप में निकालूंगा तो उसमें वी स्क्वायर आएगा, वी क्यूब आएगा, वी की घात 1 आएगी, अंडर रूट आएगा, कुछ नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे पावर में लिख देता हूँ ए, दूसरा ब्रैकेट लगाऊंगा, उसमें दूसरी राशि लिखूंगा। दूसरी राशि देखो समय यहाँ पे टी है, टाइम, टाइम लिख दूंगा, पावर में लिख दूंगा बी, और तीसरी यहाँ पे फोर्स है, फोर्स यानी बल, ये एफ, और यहाँ पर लिख दूंगा सी। द्रव्यमान लिख दिया इधर, ये मास है, ये वेलोसिटी पर, टाइम पर और फोर्स पर डिपेंड करता है। साथ में पावर लगा दी, बस अब मुझे इसकी विमाएं लिखनी और कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। ठीक है, इधर देखो एम की विमा क्या होती है, एम जो किलो में आता है तो एम की विमा एम ही होती है, के जी वाले की, M0 L0 T0, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो वेग की विमा क्या होती है, वेग लिखा जाता है मीटर बटा सेकेंड, मीटर को लेंथ से लिखते हैं, तो मैं M0 लिख देता हूँ, केजी वाला है, ये केजी का है, M है ना मास वाला, लेंथ की पावर L1, सेकेंड नीचे है, ऊपर गया तो T की पावर -1। मैंने डायमेंशन की क्लास पार्ट 2 पार्ट 3 1 2 3 तीनों में बहुत बेसिक से समझाया भाई, ये
वहाँ पे इसीलिए इतना टाइम खर्च किया है मैंने। क्यों? क्योंकि डायमेंशन है ना काफ़ी ज़रूरी है। फिर मैंने वेक्टर्स में सवाल PYQs तो करवाए, लेकिन कॉन्सेप्ट की अलग से क्लास लगवाई है, अलग से वीडियोस प्रोवाइड करे हैं, फुल कॉन्सेप्ट दे रखा है, आप उनको देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हमेशा काम आते हैं भाई ये। ठीक है, चलिए V के ऊपर पावर A, तो मैं यहाँ पे पावर लिख देता हूँ A। अच्छा, टाइम है, टाइम M0 L0, टाइम को T1 ऐसे लिखते हैं, ये पावर हो गई B। फोर्स है, फोर्स न्यूटन होता है भाई, और न्यूटन की विमा फिक्स होती है M1 L1 T-2 की पावर C। न्यूटन की विमा कैसे लिखोगे? न्यूटन के अंदर छिपा होता है kg मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। kg है तो m से लिखोगे, पावर 1 है तो 1 लगाओगे, मीटर है तो मीटर को l से लिखोगे, पावर 1 है तो 1 लगाओगे, सेकेंड को t से लिखोगे, लेकिन दो पावर है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी तो t की पावर -2 हो जाएगी, और फॉर्मूला बन जाएगा M1 L1 T-2। ये विमा होगी इसकी, देखो M1 L1 T-2, ये C। इसके ऊपर मैंने पावर लगा दी जो मैंने यहाँ पे लगाई थी। अब ध्यान से देखना भाई, बाद में मत कहना कि सर ये क्या हुआ, इसलिए मैं लिख देता हूँ दोबारा यहाँ पे। ब्रैकेट ओपन कर लो यार। अब m की पावर 0, इस a को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो l की पावर a, t से मल्टीप्लाई करूँगा तो t की पावर -a। इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं तीनों से मल्टीप्लाई करके, m0 L0 t की पावर b, इस पे इन तीनों से गुणा कर देते हैं इसको, तो m की पावर c, l की पावर c, t की पावर -2c। सबको इकट्ठा कर लो भाई, सबको इकट्ठा कर लो, यानी एक एक पावर वालों को एक साथ इकट्ठा करो। तो मैं m को उठाता हूँ, देखो भाई m की पावर में देखो कौन कौन है, एक तो 0 है भाई यहाँ पे, एक यहाँ पे भी 0 है, एक यहाँ पे भी c है, तीनों को जोड़ेंगे तो c बनेगा। l की पावर देखते हैं, l की पावर यहाँ पे ध्यान से देखना कौन कौन सी है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता रहे। ये लो, यहाँ पर देखो a है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर c है, पावर को सबको जोड़ लो, a + 0 + c, तो मेरे पास यहाँ बच गई a + c, ये बचा। अच्छा, t को चेक करते हैं पर, फिर पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि फिर आपके साथ कोई समस्या ना हो। यहाँ पे देखो -a है, मैंने लिख दी -a, यहाँ पे देखो b है, मैंने लिख दी +b, यहाँ देखो -2c है तो मैंने लिख दिया -2c। ठीक है, अब एक एक चीज़ को उठाना, एक एक चीज़ को। ठीक है, ध्यान रखना, अब एक एक चीज़ को उठाएंगे हम। मैं इधर का थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये जो फालतू की चीज़ें हैं ना, इधर जो एक्स्ट्रा भर गई ना जगह की, क्या उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब देखो मुझे करना है कंपेरिजन, क्योंकि वी में समघातता का नियम है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। कौन सा नियम है? मैं पढ़ा रखा हूँ, इसके ऊपर मैंने सवाल भी कराए थे। वी में समघातता, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये ऐसे कहता है कि सभी पद की विमा सेम होनी चाहिए। या ऐसे समझ लो, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है, इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, विमाएं सेम होनी चाहिए, मात्रक सेम होना चाहिए, ये ऐसे कहता है। चलो फिर करते हैं, इसको मिटाता हूँ, जगह खूब चाहिए आज अभी मेरे को। यहाँ जगह है मेरे पास, तो ऊपर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो m को m से कंपेयर करो, तो इसकी पावर यहाँ पर c है, इसकी पावर यहाँ पर 0 है। जब यदि विमाएं सेम होगी, डायमेंशन सेम होगी, इसका मतलब है c की वैल्यू 0 आएगी भाई। हो गई तुलना पूरी। दूसरी साइड देखो, l को चेक करते हैं, l की पावर यहाँ a + c है, तो इधर तो लिख देता हूँ a + c, इधर कितनी है 0, तो a + c की वैल्यू 0 आएगी भाई, तो a बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा -c। अब समझ में आया आपको? अभी आप और ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगी मेरी बात। चलिए देखो, शायद हमने कहीं गलती करी है, मैं बात थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ इसको। यहाँ वाली लाइन सही है भाई, ठीक है, ये वाली लाइन एकदम करेक्ट है। फिर इसको मैंने यहाँ नोट कर दिया, तो ये वाली लाइन भी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, गलती हमसे यहाँ हो गई भाई, यहाँ थोड़ी सी, यहाँ पे यहाँ गलती हो गई। हाँ, m की पावर यहाँ 1 है तो मैंने 1 लिखनी थी, ठीक है। ओ सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा करते हैं। देखिए, हाँ मैं इस लाइन को दोबारा ही लिख देता हूँ ताकि आपको भी सही समझ में आ जाए। देखो, यहाँ से मैंने उठाया M1 L0 T0, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ से m की पावर को उठाना है, तो देखिए यहाँ पर है 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर c है, तो m की पावर c आ जाएगा। अब l को उठाना है, यहाँ l की पावर a है, यहाँ 0 है, यहाँ c है, तो a + 0 + c, ये तो a + c हुआ, ठीक है, a + c तो हुआ। चलो
लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे वरना। टी की पावर देखो, टी की पावर यहाँ माइनस का ए है, फिर यहाँ देखो माइनस यहाँ बी है तो प्लस का बी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो माइनस का 2c है तो माइनस का 2c लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो तुलना करते हैं, हम कंपेरिजन करते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो एम का एम के साथ करेंगे। अच्छा, घातें सेम होनी चाहिए, तो इनके ऊपर जो डायमेंशन के ऊपर पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। तो एम के ऊपर है यहाँ सी, यहाँ पर 1, तो सी की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अभी देखो इसको देखो, एल को उठाओ, एल के ऊपर पावर है ए प्लस सी। अरे ए प्लस 0 क्या मतलब है, तो ए प्लस सी। इधर एल पे देखो 0 है तो 0, तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी। अब देखो ए बराबर सी की वैल्यू तो 1 है भाई, तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। ठीक है, अभी टी को कंपेयर करते हैं, इधर टी उठाते हैं, इधर टी की वैल्यू माइनस ए प्लस बी माइनस का 2c, यहाँ ए की वैल्यू 0 है भाई। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब ए की वैल्यू देखो, इधर ए की वैल्यू थी माइनस का 1, बी की जगह बी, सी की जगह देखो सी की वैल्यू प्लस का 1 है तो प्लस का 1 बराबर 0, माइनस वन प्लस हो गया, बी ये माइनस का 2 हो गया 0। अच्छा, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा 0, बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1। ये आपके पास सबकी वैल्यू आ गई। अभी देखो ऊपर वाले फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को, इसको बस लिखना है हमें, एम लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, एम की होना चाहिए ना आपको, वी, वी के ऊपर ए है भाई, ए का वैल्यू आई है माइनस का 1, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस का 1। टी, टी के ऊपर पावर बी है भाई, बी की वैल्यू आई है 1 प्लस का, ये प्लस का 1, और एफ, एफ के ऊपर सी है भाई, सी की वैल्यू भी 1 आई है तो मैं लिख देता हूँ 1। अभी आपको देखो किस रूप में ले रखा है, एफ की पावर 1, टी की पावर 1, वी की पावर -1। अब मुझे देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो वी की पावर -1 वाला जो ऑप्शन है वो आपका या तो ऑप्शन नंबर 1 है या फिर ऑप्शन नंबर आपका 4 है। अब इसमें भी देखो एफ यहाँ पे 1 है, टी यहाँ -1 है, मेरे पास टी यहाँ प्लस का 1 आ रहा भाई, प्लस का 1 आ रहा, तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ये मेरा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए, समझ में आए किस तरीके से कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, कैसे ट्रिक्स बनेगी, यदि आपको कॉन्सेप्ट पे हाथ साफ हो गया ना भाई, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम अगले, जैसे हमने 2023 और 2024 के क्वेश्चन लिए, जस्ट इसी चैप्टर के कुछ और सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।